हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, एक और नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर। और आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो एसएससी 11 फेज 11 की तरफ से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है, जो बम्पर वैकेंसीज आप बोल सकते हैं, जो पिछली बार जो वैकेंसीज फेज 10 में जो वैकेंसीज आई थी उनसे डबल से 2.5 गुना पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। और लगभग इसके अंदर अब की बार 529 डिपार्टमेंटों से अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की, इसके अंदर पूरे पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, और इसके अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है, और इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो जो 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस, वो जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, और जॉब की आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। और अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपकी जो फाइनल इन हैंड सैलरी जो आपके आएगी वो क्या रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं, जो एसएससी की जो फेज 11 है, एसएससी का जो फेज 11 है, इसका सिलेक्शन पोस्ट का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंटों से, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट को 2 वैकेंसी चाहिए, किसी को 4 वैकेंसी चाहिए, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंटों पे अलग अलग पोस्टों के ऊपर, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होगी, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होगी, एमटीएस की पोस्टों के ऊपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, लाइब्रेरी क्लर्क, ऐसे इस प्रकार फायरमैन, फील्डमैन, इस प्रकार अलग अलग पोस्टों के ऊपर जो वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंटों से, उनके ऊपर ये सभी डिपार्टमेंटों से इकट्ठी करके और एक वैकेंसी एसएससी रिक्रूट कराता है, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंटों की वैकेंसीज होती है। या तो जो पिछली जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर वो वैकेंसी रह गई है वो इसके अंदर निकाल दी जाती है, या फिर कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज्यादा स्टाफ नहीं होता है, यानी कि 2 या 4 वैकेंसीज की ही उनको जरूरत होती है। तो उस हिसाब से इसके अंदर जो फेज वाइज जो एसएससी रिक्रूटमेंट करवाती है उसके अंदर उनको वैकेंसीज देती है। तो इस प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर 5369 पोस्ट, यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जो ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है सभी डिपार्टमेंटों से। और आपको बता दूं ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहने वाली है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं जो इसकी अप्लाई की डेट है, जैसे कि आपको पता है कि 6 मार्च है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने साइट के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च रहने वाली है। इसके अंदर अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो उसके अंदर करेक्शन की डेट भी दी गई है, जो 3 से 5 अप्रैल के बीच, यानी कि 3 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 5 अप्रैल तक आप भी कोई भी अगर करेक्शन करना चाहे तो उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर फीस की, तो जो फीस है वो एसएससी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस रखी गई है। बाकी जो कैटेगरी है जैसे कि एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ पर ये 100 रुपए रखी गई है। और किसी भी जैसे एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है, यानी कि एसएससी उनसे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम है, इसका जो सबसे पहला फेज होगा जो सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो रिटन एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। तो उस एग्जाम की बात करें तो वो जून या जुलाई के अंदर टेंटेटिव डेट दे दी गई है, यानी कि जून जुलाई में आप 2023 में आपका इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा एसएससी की तरफ से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया इसके अंदर जो जनरल कैंडिडेट है या जो भी कैंडिडेट है, जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, यानी कि 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद जो अपर एज है, जो मैक्सिमम एज है, वो इसके अंदर पोस्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, उनके लिए आपको हर पोस्ट के लिए आपको जो मैक्सिमम एज है वो अलग देखने को मिलेगी। लेकिन जो लगभग पोस्टों के लिए जो जनरल कैटेगरी के है उनके 25 साल या 30 साल रखी गई है। लेकिन आपको ये पोस्ट वाइज देखनी है दोस्तों, जैसे कि पीडीएफ के अंदर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर अपर एज के अंदर 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। एज के अंदर छूट के लिए आपको जैसे कि पता है कि अगर कोई पीएच कैंडिडेट है तो उनको अलग से छूट देखने को मिलेगी, एक्स सर्विसमैन है तो उनको अलग से छूट देखने को मिलेगी। इस प्रकार अलग अलग आपको अपर एज के अंदर यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, जो सबसे मेन पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम इसके अंदर क्या रखी गई है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं 10th लेवल के ऊपर भी इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है जो अलग अलग डिपार्टमेंटों से निकली हुई है।
+2 के लिए भी, यानी कि इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट है तो भी आपके लिए अलग अलग बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन अबव है तो भी आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जो पोस्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन है वो मोस्टली 4 फेज के अंदर रहने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो आपका अलग अलग टाइप का होगा। यानी कि जो एग्जाम होगा वो 3 टाइप का होगा। जो 10th बेस पे जो फॉर्म फिल करोगे उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, 12th बेस पे जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग से फॉर्म एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तीनों के जो एग्जाम है उसका इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जो एग्जाम है वो अलग अलग होने वाले हैं। उसके बाद अगर आप किसी ऐसी जॉब ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आपसे इसके अंदर जो सेकंड फेज होगा उसके अंदर आपसे स्किल टेस्ट करवा कर देखा जाएगा। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर से फॉर्म फिल किया है तो आपसे टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर करवा कर देखी जाएगी, जो सिर्फ आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर की होगी। यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आपको पता है जिसके अंदर आपको ओरिजिनल जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th 12th या आधार कार्ड, और जो आपके जो डोमिसाइल होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी SC ST से या ईडब्ल्यूएस से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। तो इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल होते हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाती है। और किसी पोस्ट के लिए जहाँ पर मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ मेडिकल करवाया जाता है। और उसके बाद आपको जो फाइनली कट ऑफ निकाली जाएगी आपकी जो सीबीटी एग्जाम करवाया गया था उसके बेस पर, और उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन करवा लिया जाता है और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले बात करें अगर इसके रिटन एग्जाम के सिलेबस की, तो रिटन एग्जाम का सिलेबस आपको दोस्तों बता दूं, जैसे कि अगर आप 10th बेस पे भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप 10th बेस पे फॉर्म फिल करते हैं या आप 12th बेस पे करते हैं, ग्रेजुएशन बेस पे करते हैं, आप किसी भी टाइप से फॉर्म फिल करते हैं, उसका जो सिलेबस है एग्जाम का वो सेम रहने वाला है। यानी कि उनका लेवल थोड़ा सा, जैसे कि 10th का लेवल लो रहने वाला है, ग्रेजुएशन का थोड़ा हाई रहेगा, और जो +2 है उसका बीच का लेवल रहने वाला है। इस प्रकार क्वेश्चनों का जो लेवल है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपको मार्क्स क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे सभी को। यानी कि चाहे 10th बेस पे भरो, 12th बेस पे भरो, चाहे ग्रेजुएशन बेस पे भरो। अगर मार्क्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 200 नंबर का ये एग्जाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए 100, और जो मार्क्स है वो आपके हो गए 200। यानी कि 200 नंबर का ये जो एग्जाम होगा, जो आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये एग्जाम ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी आपकी इसी एग्जाम के ऊपर बनेगी। जो बीच में अगर किसी भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो स्किल टेस्ट मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, उसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बात की इसका जो सिलेबस है उसकी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो जॉब लोकेशन दोस्तों आप जैसे कि पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि जॉब लोकेशन आपकी जो रीजन वाइज है, जैसे कि एनआर रीजन है, केकेआर रीजन है, सीआर रीजन है। आपको पता है एसएससी रीजन वाइज आपकी जो वैकेंसीज है वो रिक्रूटमेंट कराती है। तो जिस भी रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको नॉर्थ रीजन से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी जो पोस्टिंग है, जो आपकी फाइनल पोस्टिंग करवाई जाएगी वो आपकी नॉर्थ रीजन के अंदर ही करवाई जाएगी। नॉर्थ रीजन के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट या जो भी आते हैं उन सभी के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल इसके अंदर जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो आपकी जो ऑफिस के जो एक क्लरिकल जॉब रहने वाली है, या आपने एलडीसी से फॉर्म अप्लाई किया जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क है तो भी आपकी क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है। पर्सनल असिस्टेंट में आपको किसी को असिस्टेंट करना पड़ेगा, यानी कि आप किसी के असिस्ट में काम कर रहे होंगे, और वो भी एक ऑफिस की ही नौकरी है। और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि फायरमैन की हो गई, फील्डमैन की हो गई, तो उसके अंदर फील्ड में भी काम आपको करने को मिलेगा। तो जो प्रोफाइल है वो आपकी इसी प्रकार रहने वाली है। जिस भी पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, अगर आप फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं तो इसके अंदर जो आपकी
इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो किस प्रकार रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप टेंथ बेस आप किसी भी एग्जाम को टेंथ बेस आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर फाइनली सिलेक्शन पाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर जो अप्रोक्स रहने वाली है वो 27,000 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। यानी कि जो अप्रोक्स सैलरी मैं बता रहा हूँ वो आपको 27,000 से 30,000 रुपए इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप +2 बेस से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए अप्रोक्स आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन या उससे अबव किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी भी साइड से आप किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर सैलरी 35,000 रुपए से लेकर और 40 से 42,000 रुपए आपको सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको पता है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो इसके अंदर अलग से जो वेतन या भत्ते या जो महंगाई भत्ता है इस प्रकार अलग अलग इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। तो उस प्रकार आपकी सैलरी जो मिनिमम जो सैलरी है आपकी 25,000 तो मिनिमम रहने वाली है, चाहे आप 10th बेस किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन पा लेते हैं या 12th पे या ग्रेजुएशन बेस पे आपकी सैलरी ज़्यादा ही रहने वाली है, कम नहीं रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनली बता दूं कि इसके अंदर अगर आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन में अपीयर है फाइनल ईयर में तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस के ऊपर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके अंदर शर्त यह है कि आपकी जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 27 मार्च 2023 से पहले आपका आ जाना चाहिए। यानी कि 27 मार्च 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस पे। और दोस्तों आपको बता दूं जो एज का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर जो एज रखी गई है जो मिनिमम एज है वो आपकी 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है वो आपका एज एज ऑन 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।